Assalamualaikum my YouTube family. I hope you all are doing great. In today's module, I will share the most important MCQs of depreciation, and inshallah that will surely help you in a senior auditor test. So let's start with the first one. Depreciation is a process of डेप्रिसिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जो किस चीज़ में इन्वॉल्व होती है, किस लिए होती है. नंबर 1 वैल्यूएशन, बी एलोकेशन, सी रिडक्शन एंड डी एप्रिसिएशन. सो इसका आंसर है एलोकेशन. डेप्रिसिएशन क्यों होती है? क्योंकि हम एक पर्टिकुलर अमाउंट एलोकेट कर रहे होते हैं. ज़ाहिरी तो हमें लगेगा कि ये रिडक्शन हो रही है, बट एक्चुअली ये रिडक्शन नहीं है, ये एक एलोकेशन है जो हम लोग क्यों कर रहे होते हैं, ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी जब हमारा कोई फिक्स एसेट टोटली वेयर टेयर हो जाए या उसका जो है कम्प्लीटली यूज़लेस हो जाए तो हम उसकी जगह पे हम दूसरा एसेट को ख़रीद सकें. द सेकंड इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन इज़. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी डेप्रिसिएशन का? टू कैलकुलेट ट्रू प्रॉफिट, टू कैलकुलेट फाइनेंशियल पोजीशन, टू रिड्यूस टैक्स बर्डन और टू रिड्यूस प्रॉफिट. सो द आंसर इज़ टू कैलकुलेट द ट्रू प्रॉफिट. ओके, द थर्ड वन, डेप्रिसिएशन अराइजेज बिकॉज ऑफ. डेप्रिसिएशन क्यों अराइज होती है? व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट? सो लेट्स सी. नंबर 1 फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, बी फिजिकल वेयर एंड टेयर, सी फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी, डी राइज इन द वैल्यू ऑफ मनी. सो द आंसर इज़ फिजिकल वेयर टेयर. ठीक है, हम मार्केट वैल्यू को नहीं देख रहे होते, हम लोग देख रहे होते हैं कि हमारी मशीनरी कितना फिजिकल उसका वेयर टेयर हो चुका है. सो द आंसर इज़ बी. Okay, now we can discuss the fourth one, that is under the straight line method of charging depreciation. Depreciation increases every year, B decreases every year, C is constant and D fluctuate every year. जब हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन क्या होती है? हर साल बढ़ती है, कम होती है, कांस्टेंट होती है या फ्लक्चुएट? सो द आंसर इज़ कांस्टेंट. रिमेंबर गाइस कि व्हेनेवर वी यूज़ द स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन इज़ ऑलवेज फिक्स. फॉर सपोज if we decided to charge 10,000, that every year the 10,000 will be charged. Okay, now the fifth one, under the diminishing balance method of depreciation is calculated on. जो diminishing balance method है उसमें हम लोग किस बेसिस पे, किस डेप्रिसिएशन पे कैलकुलेट करते हैं? ओरिजिनल वैल्यू पे, बी रिटन डाउन वैल्यू पे, सी स्क्रैप वैल्यू एंड डी मार्केट वैल्यू. सो द आंसर इज़ रिटन डाउन वैल्यू. गाइस मस्ट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट दैट जब भी हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज़ होता है तो उसमें हमारी जो रिटन डाउन वैल्यू होती है हम उस पर हमारी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं. फॉर सपोज़ अगर हमारी मशीनरी थी 10,000 की, ठीक है, हमारा जो है एक साल में उस पर 2,000 का डेप्रिसिएशन लगा, तो 10,000 में से जब 2,000 हमारे डिडक्ट हुए, द आंसर इज़ 8,000. नाउ जब नेक्स्ट ईयर हमारी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी, हम किस पे कैलकुलेट करेंगे? ऑन 8,000, नॉट ऑन 10,000. सो नंबर 6, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी विल बी डेबिटेड टू. ओके, जब भी हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं मशीनरी पे तो वो डेबिट कहाँ पे होता है? नंबर 1 मशीनरी अकाउंट, नो, क्योंकि मशीनरी अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा. बी डेप्रिसिएशन अकाउंट, येस इट्स अ करेक्ट आंसर. बाकी सी और डी भी रॉन्ग है, क्योंकि ना कैश अकाउंट में हमारा पैसा जाएगा ना बैंक अकाउंट में, ये जाएगा हमारे डेप्रिसिएशन अकाउंट में. नंबर 7, लॉस ऑन द सेल ऑफ मशीनरी शुड बी रिटन ऑफ अगेंस्ट. जो हमें लॉस हुआ था हमारे सेल ऑफ मशीनरी पे, वो रिटन ऑफ किसके अगेंस्ट होगा? नंबर 1 शेयर प्रीमियम अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सी डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, डी जनरल रिजर्व अकाउंट. ये होगा डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट से. ठीक है, हम लोग डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट इसी हिसाब से बना रहे होते कि कोई भी लॉस हो रहा है तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं या रिटर्न ऑफ हम इसीलिए हमेशा डेप्रिसिएशन फंड पर ही करते हैं. ओके, नाउ द 8th वन, द एनुअल इंस्टॉलमेंट टू डेप्रिसिएशन फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट इज़ डैश. जो हम लोग एनुअल इंस्टॉलमेंट देते हैं ना डेप्रिसिएशन फ़ंड की, एक पर्टिकुलर 1 ईयर में जो हमारा फ़ंड हो रहा होता है वो फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट के लिए वो किस पे चार्ज होता है? तो ये होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. नंबर बी एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सी चार्ज अगेंस्ट रिजर्व,
डी चार्ज अगेंस्ट कैश, तो ये हमारा हमेशा होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हम लोग हमेशा जो हमारा प्रॉफिट होता है फ्रॉम दैट वी विल चार्ज द डेप्रिसिएशन फंड। ओके, द 9th वन इज डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन, बेसिकली डेप्रिसिएशन किस चीज़ पे होती है? ऑन करंट एसेट्स, नो, ऑन फिक्टिशियस एसेट्स, और डी ऑन इन्वेस्टमेंट्स, और फाइनली द फिक्स्ड एसेट्स। सो द आंसर इज बी, फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स एसेट्स पे होती है, ना कि करंट एसेट्स या फिक्टिशियस एसेट्स पे। नंबर 10, द परमानेंट, कंटिन्यूइंग एंड ग्रेजुअल श्रिंकेज इन द बुक वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट इज़ कॉल्ड, जो परमानेंट और जो श्रिंकेज हो रहा है यानी हमारी ओवरऑल बुक वैल्यू है उसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रही है, दैन इट इज़ कॉल्ड एज ए डेप्रिसिएशन, बी एप्रिसिएशन, सी रिडक्शन, और डी कंप्यूटेशन। तो इसका आंसर होगा डेप्रिसिएशन। एंड गाइस लिसन दिस थिंग कि इसका ऑपोजिट क्या होगा? जब परमानेंट इंक्रीज हो ना बुक वैल्यू में, तो दैट इज़ कॉल्ड एज एप्रिसिएशन। जब हमारा वैल्यू किसी चीज़ की बढ़ जाती है दैट इज़ एप्रिसिएशन, और जब हमारे फिक्स एसेट की वैल्यू कम होगी दैट इज़ डेप्रिसिएशन। 11, डेप्रिसिएशन इज़ चार्ज ऑन, चार्ज किस चीज़ पे होती है? ए मार्केट वैल्यू, बी डेप्रिशिएबल वैल्यू, सी परचेज वैल्यू, और डी सेल्स वैल्यू। सो द आंसर इज़ बी, डेप्रिशिएबल वैल्यू, क्योंकि मार्केट वैल्यू पे हम लोग कभी भी रिलाई नहीं करते, हम लोग अपनी परचेज और हमारी डेप्रिशिएबल वैल्यू पे रखते हैं कि कितने अमाउंट हमारा डेप्रिशिएट होगा। Number 12, depreciation is the allocation of a depreciable amount of an asset over its estimated useful life. Depreciation for the accounting period is charged to income either directly or indirectly. This definition is given by, एक particular definition है, ये कहाँ से ली गई है? A company law, B income tax law, C international accounting standards, and D Indian accounting standards. So the answer is international accounting standards. Number 13, depreciation is charged on A continuous basis, B temporary basis, C daily basis, and D monthly basis. Guys, depreciation is always charged on continuous basis. ऐसा नहीं है that one year we charge depreciation and another year we can't charge depreciation. No, it is necessary to charge depreciation on monthly basis or yearly basis. Number 14, loss of usefulness occasioned by improved production method is known as A physical deterioration, B obsolescence, C disuse, and D inadequacy. तो आंसर इज़ बी obsolescence। जब हमारी यूज़फुलनेस यानी हमारा ऐसा हो गया कि कोई इम्प्रूव प्रोडक्शन मेथड आ गया और ड्यू टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी हमारी एक मशीन की वैल्यू डाउन हो जाए दैट इज़ कॉल्ड एज obsolescence। और फिज़िकल डेटोरिएशन तो तब होती है जब हमारा फिज़िकली काम करना छोड़ गया या स्लो काम करने लग गई हमारी मशीनरी, हमारी मशीनरी में रस्ट लग रहा है या कोई अदर इशू हो गया, तो ड्यू टू दैट वो हमारी फिज़िकल डेटोरिएशन होती है। 15 इज़ माइन, क्वेरीज, ऑयल फील्ड्स एंड फॉरेस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ, ये सारी चीज़ें किस चीज़ की एग्जाम्पल है? फिक्स एसेट, नो, करंट एसेट, नो, सी वेस्टिंग एसेट, और डी इनटेंजिबल एसेट्स। सो द आंसर इज वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स वही होते हैं जिसमें हमारे ऑयल हो गए, मिनरल्स हो गए, यानी हमारी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं उनको हम वेस्टिंग एसेट्स बोलते हैं, जिनकी लाइफ लिमिटेड होती है। और जब भी हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, फॉर सपोज हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ऑयल को ग्राउंड से, तो वो क्या होती है, उनकी वैल्यू में डिक्रीज़ होते हैं, तो वो जो डाउन हो जाती है उनकी वैल्यू को, वो बेसिकली हमारे होते हैं डिप्लीशन। ये हम आगे भी पढ़ेंगे कि जब हमारी इन जो नेचुरल या वेस्टिंग एसिड्स हैं उनकी वैल्यू में जब रिडक्शन होती है तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज़ डिप्लीशन। ओके, 16, डेप्रिसिएशन अप्लाइज टू, ये वही है कि डेप्रिसिएशन कहाँ पे किन एसिड्स पे अप्लाई होता है, तो आंसर इज़ दैट फिक्स्ड एसिड। और 17 ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि डिप्लीशन अप्लाइज टू, डिप्लीशन अप्लाई होती है हमारे बी वेस्टिंग एसिड्स पे। इसकी जगह पे अगर लिखा आता है नेचुरल रिसोर्सेज तो बात सेम हो जाएगी, हम नेचुरल रिसोर्सेज को टिक करेंगे। नंबर 18, अमोर्टाइजेशन अप्लाइज टू, अमोर्टाइजेशन किस पे अप्लाई होगी? करंट एसेट्स, नो, बी फिक्स्ड एसेट्स, सी इंटेंजिबल एसेट्स, एंड डी फिक्स्ड एसेट्स। सो द आंसर इज intangible assets. Intangible assets में like patents, copyrights और prepaid rent
दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। जब ये चीज़ें एक्सपायर होगी दैन दैट इज़ कॉल्ड एज अमोर्टाइजेशन। फॉर सपोज़ हमने प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, या फिर प्रीपेड रेंट ले लेते हैं, हमने 3 महीने का किराया जो पे कर दिया, ठीक है। अब जब जैन फेब और मार्च के लिए, ठीक है, अब हमारा जब जैन का महीना कंप्लीट हो गया, फर्स्ट फेब आ गई, तो वो जो 1 मंथ का जो हमारा किराया एक्सपायर हुआ, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट अमाउंट इज़ अमोर्टाइज्ड। Okay, the 19 estimated sales value of the asset at the end of its economic life is, जब हमारी estimated sales value asset की, जब हमारी completely economic life ख़त्म हो जाएगी एक asset की, यानी उसमें से हमें जितना काम निकालना था, जितना उसको यूज़ करना था effectively, वो जब हमने पूरा उसको इस्तेमाल कर लिया, now that machine is not in a condition to use इफ़ेक्टिवली, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो वो वैल्यू जब एसेट की होती है दैट इज़ कॉल्ड एज डी रेजिडुअल वैल्यू। यानी वो बस हम ऐसा कह सकते हैं कि वो एक कबाड़ है, ठीक है। जब एक कबाड़ होता है जिसको हम बेचेंगे तो हमें सर्टेन अमाउंट मिलेगा, बट वो फर्दर यूज़फुल नहीं रहती मशीनरी। और इस रेजिडुअल वैल्यू को हम सैल्वेज वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं। एमसीक्यूज़ में कोई भी ऑप्शन आ सकता है। द 20 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अपीयर्स ऑन, जो भी हम प्रोविज़न का खाते हैं एक पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन अकाउंट के लिए, वो किस साइड पे जाता है, ए एसेट साइड, नो, बी लाइबिलिटी साइड, सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साइड, एंड डी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। सो द आंसर इज लाइबिलिटी साइड। 21 MCQs. If the asset is sold, the provision for depreciation relating to asset sold is transferred to A. asset account, B. liability account, C. profit and loss account, D. trading account. So the answer is asset account. जब भी हम लोग कोई asset sold कर रहे होते हैं तो the provision for depreciation related to asset sold वो कहाँ पे transfer होगा, हमेशा asset account में transfer होगा। 22 है the asset account appears in the books at a original cost when a profit and loss account is maintained, balance sheet is maintained, provision for depreciation account is maintained, provision for depreciation account is not mentioned। हाँ, हमारा एसेट अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट पे हम लोग तभी मेंशन करते हैं जब हमने अलग से एक प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया है। अगर हमने प्रोविज़न नहीं किया, सेपरेट एक डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया, तो एनी हाउ ऑब्वियसली हमें एसेट साइड से मशीनरी की वैल्यू में से उस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को डिडक्ट करना होगा एवरी ईयर। नाउ द 23, the value of asset can be reduced to zero under this method। ऐसा कौन सा मेथड है जिसके अंदर हमारी जो एसेट की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, दिस माइट बी पॉसिबल। सो द आंसर इज़ ए स्ट्रेट लाइन मेथड। रिटन डाउन में कभी भी हमारी वैल्यू जो है ज़ीरो नहीं होगी, ये हमेशा याद रखिएगा। वो 0.00 समथिंग 1.00 समथिंग में चली जाएगी, लेकिन कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं होगी। 24 the balance in the asset account will not be reduced to zero under this method। ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हमारे एसेट की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होती। सो द आंसर इज़ बी रिटन डाउन वैल्यू मेथड। And the last one is income tax authorities recognize this method whenever the income tax authorities basically think of a method that is more suitable for tax, तो वो किस चीज़ को कंसीडर करते हैं, कौन से मेथड को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। सॉरी गाइस, यहाँ पे मैंने बी को कर दिया रिटन डाउन वैल्यू, बट ये है स्ट्रेट लाइन मेथड जो हमारा, हम जिसको मोस्ट कॉमन मेथड भी बोलते हैं, एंड इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ भी इसी मेथड को रिकॉग्नाइज करते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी इसी पे होगा। मैं कंटिन्यू करूँगी 26 MCQ से, टोटल 50 MCQs हैं, लेकिन आज मैंने कवर किए हैं 25। एंड इंशाल्लाह इन सबको अंडरस्टैंड करने के बाद आप लोग ऑलमोस्ट तकरीबन समझो 80% चांसेस है कि आपके तकरीबन जो भी डेप्रिसिएशन के MCQs होंगे वो यहीं पे कवर हो जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।